नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। सभी बच्चों को स्वागत है आपका एग्रीकल्चर विजन में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लोज का पार्ट 3 आज आने वाला है। गुड जी, 1 घंटे में कौन कराऊ थे? 1 घंटे में कौन ही हुआ है मेरा बच्चा। क्लोजेज तो देखो, क्लोज के टाइप्स की मैंने बात की। क्लोज आपको मैंने बेसिकली बता दिया कि ये इस तरीके से जो है क्लोज के पार्टीशन किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अभी जो अपने चर्चा करेंगे वो इसी टाइप्स के अंदर एक क्लोजेज को डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहा जाता है डिफाइनिंग और दूसरे को कहा जाता है नॉन डिफाइनिंग। कैसे कहा जाता है, एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से पढ़ लेना। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, यानी डिफाइनिंग के अंदर अपने को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलती है। ऐसा क्लोज है जिससे अपने को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिल जाए कि किस बंदे की अपने बात कर रहे हैं, वो तो हो जाता है डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है, ऐसे लगता है कि यार काफ़ी सारे बंदे हैं और उनके अंदर से कोई एक बंदे की बात हो रही है, पता नहीं हो कौन से की रही है। ठीक है, तो डिफाइनिंग के अंदर एक पर्टिकुलर पता चलता है आदमी का कि ये वही आदमी है, फिक्स है। और नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है, अपने को पता नहीं चलता कि बंदा है कौन। तो उसी के बारे में अभी आपको बताता हूँ मैं। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो सारा का सारा लोचा है ना, वो जैसे आप पढ़ते हो ना हिंदी में बिंदी, वह बिंदी हट भी हुआ है, इंग्लिश में भी बाई बिंदी हुआ है, पर भी बिंदी का थोड़ा सा तरीका बदल जाए। तो ये जो सारा का सारा लोचा है ना, ये करता कौन है? कोमा। एक कोमा जो होती है ना, उसकी पोजीशन ये बदल देती है। ठीक है, ये हिंदी में होता है, यही इसमें होता है। कोमा की पोजीशन चेंज होते ही पूरा का पूरा जो है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग बन सकता है। कैसे बनेगा उसके एग्जाम्पल थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो। तो अब आपको बताता हूं डिफाइनिंग। जैसे डिफाइनिंग में ये कहा जाए शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर। एक तो ये हो गया। ठीक है, शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर। समझ में आ गया? अब इसी को अगर अपने नॉन डिफाइनिंग में लिखते हैं तो लिखेंगे शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर। लोचो के है, फर्क के है कोमा, उसमें कोमा है, इसमें नहीं है। एक सेंटेंस और लिखें नॉन डिफाइनिंग में, चलो लिखो। माई ब्रदर कोमा हु लिव्स इन लंडन कोमा विजिटेड एस लास्ट वीक। निचली लाइन में लिखूं, उसके पर बोर्ड कवर ना हो तो ध्यान रखो। विजिटेड अस लास्ट वीक, ये इधर लिखता हूं डिफाइनिंग में, सेम सेंटेंस लिखूंगा। माई ब्रदर हु लिव्स इन लंडन visited us लास्ट वीक। अब इन दोनों को पढ़ के देखो, हम फर्क के है, घणो फर्क तो है को नहीं, फिर भी एक बार देख लो, बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो, शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर, इसका मतलब है शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर। अगर कोमा नहीं है, इसका मतलब है मेरी एक ही बहन है
और वो क्या है, डॉक्टर है। यहां पे देखो, शी इज माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर, शी इज माई सिस्टर कोमा हु इज ए डॉक्टर, ये मेरी वो बहन है जो डॉक्टर है। यानी यहां पे बहनें कई है, ये कौन से वाली है, जो डॉक्टर है वो है, पता नहीं है पहली एक, दूसरी एक, तीसरी है, ये पता है जो डॉक्टर है वो बहन ये है। कोमा से इतना फर्क पड़ गया, इसमें सीधा सीधा मतलब था मेरी एक ही बहन है जो डॉक्टर है, इसमें इसका मतलब हो गया ये मेरी वो बहन है जो डॉक्टर है, मतलब बहनें और भी है। यहाँ वही इसका देख लो, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड लास्ट वीक, यानी मेरा एक ही भाई है वो लंदन में रहता है और पिछले हफ्ते हमारे पास आके गया है। इसका मतलब क्या हुआ, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, कि मेरा वो भाई जो लंदन में रहता है पिछले हफ्ते आके गया था हमारे पास। फर्क क्या हो गया कि भाई कई हो गए, यहाँ इसका मतलब है एक ही भाई है, वो पर्टिकुलर डेफिनेट है। नॉन डिफाइनिंग डेफिनेट नहीं है कौन से नंबर वाला था, पहला था, दूसरा था, छोटा था, बड़ा था, ये पता है कि वो एक भाई लंदन में रहता है वो आया हुआ था। अब वो कौन सा भाई है ये पता नहीं, तो मुंबई वाला भाई है नहीं। तो इस तरीके से जो है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का जो लोचा है वो कोमा ही गड़चट काटती है, सीधी बात है। डिफाइनिंग में देख लो कोमा नहीं है, नॉन डिफाइनिंग में कोमा लगा करके और उसका जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दिया जाता है। अब देखो, अब ऐसे पूछ लिया जाए कि किस तरीके से सर क्लोज हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या है क्लोज पढ़ाने का। मैं कहूँगा कुछ भी मतलब नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिक जो है ना, आप कोई से भी सिलेबस उठा के देख लो, ये बताना मेरा काम था। मैंने आपको बता दिया कि क्लोज किस तरह से जो है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन जब आपके सिलेबस में क्लोज आता है तो आपको ये कोई नहीं कहता क्लोज पहचानो, आपको ये कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मानो, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आपको ये कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाइए उचित वाला। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आपको बताया नहीं जाता, आपको ऐसे ही कहा जाता है एप्रोप्रिएट वर्ड, ये कहा जाता है आपको एप्रोप्रिएट वर्ड लगाइए। एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होता है, वो आपको उस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पे भाई वर्ड लगाना कौन सा है। और इस वर्ड के ज्ञान के लिए आपको एक क्लास तो हो चुकी, पर उसी को मैं एक बार आपको दोबारा बता दूंगा। कौन सी क्लास हो चुकी आपको पता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपकी हो गई है, हो गई ना रिलेटिव प्रोनाउन, और आपकी कंजंक्शन भी हो चुकी है। उससे पहले आपकी टेंस हुई थी। अगर ये तीनों बातें आप जानते हैं, टेंस आपको नॉलेज है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है और कंजंक्शन आता है, तो क्लोज पढ़ने की लोड को नहीं। ये नहीं आता है तो क्लोज पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ऑप्शन आपके पास है, या तो क्लोज पढ़ लो या ये तीनों चीज क्लियर कर लो। ये तीनों क्लियर हो गई तो भी आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर करेक्शन ऑफ सेंटेंस करना हो तो फिर क्लोज मैटर करता है कि इसमें कोमा नहीं है, या दैट कहीं उल्टी जगह लगा हुआ है, या आपका जो है कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऊपर नीचे है, वो क्लोज के हिसाब से चलेगा। कंडीशनल क्लोज में इफ़ कोई ऊट पटांग जगह पे लग गया, जैसे कल आपको इफ़ के यूजेज सारे बताए थे मैंने कि इफ़ को कैसे यूज करना है। अगर खुली कंडीशन हो तो प्रेजेंट के साथ में, यानी मॉडल वाले के साथ में कभी भी इफ़ नहीं आएगा, ये बात आपको कल मैंने क्लियर की थी। तो अब आपका मैंने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग आपको बता दिया। बेसिकली बता रहा हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं, जो कंजक्शन मैंने पढ़ाए थे वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उन कंजक्शन को कैसे करना है वो कंजक्शन अभी मैं बता दूंगा। अभी एक बार और आपको क्लोज के हिसाब से रिपीट करके बता दूंगा किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तब तक के लिए इसको अगर कोई डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में कोई नोट करने वाली चीज़ आपको लग रही है तो कर लो, कोई फोटो फाटो खींचनी है तो खींच लो। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं क्लोजेज को कि कौन कौन से जो है वो क्लोज के अंदर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह लो, इनका यूज अपने करना है। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मैं बात कर रहा था आपके साथ में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन से हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। कंजक्शन में बताया था WH वर्ड वाले सारे हु आ जाएगा, हुम आ जाएगा, वाई आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, ताऊ आ जाएगा, दैट। ठीक है, तो ये WH वर्ड वाले जो सारे हैं ना आपके, वेयर आ गया, विच आ गया, वेन आ गया, ये सारे के सारे, वाइल आ गया, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होते हैं। अब इनको कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन को जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं सेंटेंसेस का, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हम कह देते हैं। तो अब जैसे रूल वही लगेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन में लग रहे थे। अब भाई के रिलेटिव प्रोनाउन के गुरु जी माने ठाक होने, तो भाई साहब क्लास पढ़ी है यूँ पहले पढ़ाए थे वो, मेरे को पता था आगे क्लोज आने वाले हैं तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से मैंने बेस बनाया था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, अंडर फंडर का मैं बिल्कुल ही टाइम खराब कौन करियो, मैं क्यों नाउन बाद में पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। नाउन में क्या है, कुछ सिंगुलर प्लूरल के रूल हैं पढ़ाने लायक, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि था नहीं उठाएगा। नाउन में क्या हुआ कि नाम किसका हो सकता है, मेज का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है, जाति की हो सके, गाँव हो सके, भैंस हो सके, तो मटेरियल, ये सारा सबको पता होता है। लोचा होता है सिंगुलर प्लूरल बनाने में, जैसे स्टेडियम ने स्टेडियम्स लिख देता, पर ध्यान नहीं है कि स्टेडिया ही होता है कि नहीं। न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, इस तरीके से उसके कुछ रूल होते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के। वो सिंगुलर प्लूरल बनाने वाले रूल थोड़े से बताने वाले हैं, उसकी क्लास एक दिन लगाऊंगा, 20-25 मिनट को काम है, हो जाएगा। उसके बाद में प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को क्या मैदान ही सी पढ़ाऊंगे। अब ही सी पढ़ना जन पहली में एडमिशन ले उठा चलो। तो अब करना क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसको किस तरीके से यूज करना है। कंजक्शन तो ये एक्चुअली क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में काम आते हैं, जाहिर सी बात है। दोनों क्लास हो चुकी है आपकी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे यूज करते हैं। वी विजिटेड द स्कूल, माई फादर टॉट, ये एक तरीका है सेंटेंस का। वी विजिटेड द स्कूल, माई फादर टॉट। अब देखो, जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ी है, हरशानो टाबर है, यानी मेहनत की है जिसने, शाना हुए भाई मेहनत करे, गोंगड़ू हुए भाई तो कहीं मेहनत करे, कोई करे भी नहीं, कौन कर दे। तो देखो इसमें ये हो गया, वी विजिटेड द स्कूल, आया क्या है, स्थान आया भाई। अगर स्थान आया है ना तो शानो टाबर है नहीं, वो झप नहीं वेर ठोक दे हुए, ठीक है। और यहां पे अगर इन होता तो प्रीपोजिशन है तो शानो टाबर फट दे विच टेक दे वर्ड है, प्रीपोजिशन है तो विच आएगा, पर इन है नहीं तो वेर आएगा, सीधा स्थान दे रखा है। प्रीपोजिशन के साथ विच या दैट आता है, बाकी सब अपनी अपनी जगह पे आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं हूं मैं, द कैट के है बताऊं जानो, सेट ऑन द वॉल, कैट सेट ऑन द वॉल, इट हैड ए गुड व्यू ऑफ बर्ड्स। देखो अब कैट सेट ऑन द वॉल, ये एक चीज सेंटेंस आ गया आपका, द कैट सेट ऑन द वॉल। बिल्ली बैठी कटे भींत पर, दीवार पे, तो स्थान हो गया। दीवार अगर स्थान है तो वेयर आएगा, ज्यादा सोचना ही को नहीं, राइट। अगर यहां पे कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, फ्रॉम आ गया, मान लो फ्रॉम आ गया ना, तो अब इसमें विच या दैट लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, फ्रॉम वेयर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पूछते हैं ना तो फ्रॉम वेयर यू ऐसे नहीं कहा जाता, वो ऐसे ही कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम,
वो फ्रॉम को अलग लेके जाते हैं, फ्रॉम का इसके साथ में कोई लगा देगा नहीं है। तो कैट सेट ऑन द वॉल इट हैड ए गुड व्यू ऑफ वर्ल्ड, वेयर आएगा जनरली। अगर फ्रॉम होता तो वेयर नहीं आता, अगर ये फ्रॉम होता ना, अभी है नहीं, फ्रॉम होता तो वेयर नहीं आता, ये खतर मैं लिखियो फ्रॉम, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट सेंटेंस, डिड दे टेल यू, डिड दे टेल यू क्या, द रीजन, दे वर लेट, क्वेश्चन मार्क। अब इन्हें देखो पढ़ो, डिड दे टेल यू द रीजन, कारण, कारण बात आ गई, कारण जी आई नहीं तो थारा समझ में आना चाहिए कि कारण किसका उत्तर होता है, क्यों का, क्यों का कारण वाई, क्यों मतलब वाई, वाई लगा दे बस, ज्यादा की कौन करना। और यहीं अगर फोर लग गया, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, रीजन फोर, फोर अगर आपको दिया हुआ है तो बारी बारी ये बताऊं कि बात रटी दीजिए, प्रीपोजिशन के बाद में विच या दैट आएगा, अगर फोर लगा है ना तो फोर दैट आएगा, अगर फोर नहीं है तो वाई आएगा रीजन के साथ हमेशा, यानी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा विच और दैट आता है, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो जनरली क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, वी ऑल लुक्ड एट द प्लेस, क्या, वी ऑल लुक्ड एट द प्लेस, कोमा, कौन सा प्लेस, द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग लगी कहां से, आजकल टबर के जी सीने से। वी ऑल लुक्ड एट द प्लेस द फायर हैड स्टार्टेड, कि वो स्थान की ओर हम सबने देखा, है क्या स्थान, तो फ्रोम आ जाएगा, सॉरी वेयर आ जाएगा, फ्रोम प्रीपोजिशन में बढ़ गयो मैं चालतो वेयर आ जाएगा। अगर स्थान की बात होगी तो वेयर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे ऑन लगा हुआ है पहले से तो फिर विच आएगा, यानी प्रीपोजिशन आयो तो विच या दैट, पर यहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं तो क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। इस तरीके से ये जो सारे है ना, इनका यूज आपको करना है। हाउ, जैसे काम करने का तरीका अगर कहीं दिखाया जा रहा है तो उस सेंटेंस में हाउ हो जाएगा। अब कहिए जो हमारे को पता ही नहीं चलता तरीका है क्या है, अब फिर तो देखो थरोकिंग को नहीं हो सके, ये नहीं पता चलता तरीका क्या है तो यहीं फरलू फेंकूंगा मैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बेटा की को नहीं मैं न तू ही होगो, नहीं तुम मजा करो, इंग्लिश ने बंद ही कर दो या पढ़नी को नहीं, उसी जगह देखी जाएगी, और सब्जेक्ट पे उतना फोकस कर लो। बिल्कुल ही नहीं पता, ये नहीं पता कि तरीका किसको कहते हैं, स्थान किसको कहते हैं, फिर तो बहुत काम टेढ़ो है। तो इस तरीके से ये जो WH वर्ड वाले हैं ना, नॉर्मल सी चीज़ को देख के समझ में आ जाएंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहे तो उसके बाद में तो आगे वाले समझ लो, समझना तो पड़ेगा। चलो आगे वाले पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लो अच्छे से, जिसकी समझ में नहीं आया कोई कमेंट कर दिया करो माड़ी मोटी, और उसके बाद में आगे बताता हूँ। देखो प्रीपोजिशन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। कैसे? द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल वी वेंट थ्रू इट, ठीक है, इसके थ्रू हम निकले। जब आप निकले तो इट के ऊपर लगा दिया काटा। फॉरेस्ट के लिए कोई प्रोनाउन आया है उसको काट देंगे। वी वेंट थ्रू वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, द फॉरेस्ट आ गया, वी वेंट थ्रू वाज फुल ऑफ, ये प्रीपोजिशन जो है ये पहले आएगा। इसको किस तरीके से लिखेंगे? द फॉरेस्ट थ्रू विच, थ्रू इसके बाद में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन पहले, फिर आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहले क्या आया? पहले आया प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन, और फिर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। वी वेंट वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, डू यू नो द मैन हरी इज टॉकिंग टू हिम, ठीक है। तो डू यू नो द मैन हरी इज टॉकिंग,
देखो सीधी बात है, मेरे साथ कई बार चोट हो जाए, आज भी होगी। मैंने इतना पढ़ा दिया, बाद में मेरे को पता चला कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, वो पड़ी हुई है, तो उस चक्कर में क्या है कि अब मेरे को इस पर दोबारा खपशेड करनी पड़ रही है। 10 मिनट में तो मारियो महंगा पढ़ लो। डू यू नो द मैन हरी इज टॉकिंग टू हिम। अब मैन के लिए जो प्रोनाउन आया है ना उसको काट देंगे, हिम आया है तो हिम को काटेंगे। तो डू यू नो द मैन हरी इज टॉकिंग टू क्या है, तो लिखेंगे क्या, एक तो ये तरीका रहेगा, डू यू नो द मैन हुम हरी इज टॉकिंग, हुम लगा देंगे, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ में हुम नहीं आता। जब प्रीपोजिशन लगाएंगे तो टू विच या टू दैट ही लगाएंगे हम। तो हमने लगाया डू यू नो द मैन टू द विच या टू दैट हरी इज टॉकिंग। दिस इज द कार, इट्स ऑनर हैज डिसअपियर्ड। ये वो गाड़ी है, दिस इज द कार। अब हुज नहीं लगाएंगे कार के लिए, हुज तो नहीं लगा सकते, तो लिखेंगे दिस इज द कार, या तो इट्स ऑनर है एज इट इज पढ़ा रहने दो, या ऑनर ऑफ विच ये लिख सकते हो आप। ये एक वर्ड बन सकता है ऑनर ऑफ विच। अब देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आया है और यहाँ आया गया आपका प्रीपोजिशन। तो दिस इज द कार ऑनर ऑफ विच हैज डिसअपियर्ड। धनी भाग्या गाड़ी दी ठोक यार पूछड़ी चक गयो। द टीचर इज काइंड बाई नेचर, हिज नॉलेज इज लिमिटलेस। टीचर इज काइंड बाई नेचर, टीचर जो है बड़ा दयालु है। कौन सा टीचर, जिसका ज्ञान है असीमित है। ये तो हुआ कौन टीचर दयालु कमी हुआ है नहीं। द टीचर हुज नॉलेज इज लिमिटलेस इज काइंड बाई नेचर। हुज शब्द आया है जहां पे आपको पता चले ना कि मानस की बात कर रहा है, टीचर ने कौन मानस बनायो तो द टीचर हुज नॉलेज इज लिमिटलेस इज काइंड बाई नेचर, कि जो टीचर जिसका ज्ञान असीमित है, जहां पे पता आता है कि यहाँ मानस शब्द आ गया, उसके ज्ञान की, मानस के ज्ञान की बात हो रही है, तो हुज लगा देंगे, ठीक है ना। हुज नॉलेज इज लिमिटलेस इज काइंड बाई नेचर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस आपका आता है हु वॉज द मैन आई सॉ यू विद हिम। सबसे पहले तो मैन के लिए जो आगे प्रीपोजिशन आया है ना उसको काटेंगे, उसको काट दो। फिर लिखेंगे हु वॉज द मैन विद दैट आई सॉ यू। विद के साथ में दैट क्यों लगाया, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या है, विद है। प्रीपोजिशन है तो इसके साथ दैट ही लगेगा बेटा जी। ग्रामेटिकली हुम कभी नहीं लगता है प्रीपोजिशन के साथ, पर कई बार क्या होता है दैट ऑप्शन में होता ही नहीं, आपको हुम ही पड़ा मिलता है। फिर वो पेपर अगले ने अपनी मेंटेलिटी से बनाया होता है, उसको लगता है कि हुम लग जाएगा तो भी चल जाएगा, तो आप उसमें हुम लगा सकते हो। पर ग्रामेटिकली ये कहा जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद में आप हुम नहीं लगा सकते। समझ में आई बात। जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं उसमें ये कहते हैं कि आप प्रीपोजिशन के बाद में हु और हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। आई मेट ए मैन हिज लेग वाज ब्रोकन। जैसे ही मैन आया इसका प्रोनाउन उड़ा दो, हिज उड़ा दो। तो आई मेट ए मैन हुज लेग वाज, जिसकी मतलब हुज, उसकी टंगड़ी टूटी थी, ये आप लगा देंगे। अब इसके जो बाद में आता है वेयर, स्थान वाले, अभी इससे पहले भी किए थे, आगे और कर लेंगे। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंजक्शन हैं, जैसे वाइल है, एज सून एज आ जाता है, नो सूनर आ जाता है। ये सारे के सारे कंजक्शन जो है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।